हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नेक्सस क्लासेस। यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के 4th चैप्टर, साइंस का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ाऊँगा। आज के इस वीडियो में हम कार्बन, उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बातें करेंगे और कि कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि उसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर आ गया, इस सब के बारे में बातें करेंगे। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास केमिस्ट्री में ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 है। और आप एक चीज़ समझिए, अगला जो हमारा चैप्टर आएगा दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे में बेटा 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं। और आप सोचिए उन 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट कार्बन के ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर है 10th में। और जब आप 11th या 12th क्लास में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कार्बन। तो ऐसा क्या खास है इस कार्बन में कि हमें इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ जाता है अभी 10th में, और बाद में 1/3 ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ जाती है इन 11th 12th। और उसके बाद तो अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर लेवल पे जाते हैं तो पूरी की पूरी ब्रांचेज ही इसके ऊपर हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें जो हमारा ये एलिमेंट है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखी जाएगी दैट विल बी 2-4। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, इस पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये हमारा बेसिकली जो कार्बन है, मैंने उसके बारे में आपको बताया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इसका सिंबल। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, जिसमें कि हम सबसे पहले जानेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? बॉन्डिंग इन कार्बन। तो बेटा देखिए, बात सुनिएगा, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी है? 4। वैलेंसी आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। वैलेंसी क्या होता था बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या तो लेगा या देगा या शेयर करेगा, जिससे कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसे हम वैलेंसी कहते थे। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर बेसिकली मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जब तक कोई एलिमेंट अपनी एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब कि ना उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना लिए हैं, जब तक वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे दैट विल बी 2-4, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो अलग अलग शेल्स हैं, है ना, जो शेल्स हैं, याद होगा, के शेल, एल शेल, एम, एन, ये जो होती थी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। आपको पता होगा कि कोई भी जो एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक तरह से। ठीक है ना। ऑल्दो अभी तक जो आपका 10th लेवल तक है, वहाँ तक आपने जनरली जो चीज़ें पढ़ी होती है वो कुछ काइंड ऑफ सोलार सिस्टम टाइप पढ़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूमते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आएगा। अभी उसकी नीड नहीं है तो उस सब में हम नहीं घुसते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 ही जा सकते हैं, और सेकंड में 4 जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। सही है बेटा। तो इसको असलियत में देखा जाए, इसकी जो वैलेंसी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 2 वर्ड है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चाहिए जिससे कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है दैट विल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और वैलेंसी भी 4 है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी है, और अगर इसे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसे और मिल जाए तो इसकी में 2-8 हो जाएंगे। अब यहीं से ही कंसेप्ट आता है इसकी बॉन्डिंग का। यहाँ से किसका कंसेप्ट आता है? इसकी बॉन्डिंग का। अब देखिए बेटा, बात सुनिएगा ध्यान से। कार्बन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है,
अब बेटा देखिए, इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अगर बनानी है, थोड़ा सा, हालांकि मेरे हिसाब से इससे पहले थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल में आपको नोबल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, एक बहुत बेसिक सा फंडा है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो है ना, पूरी की पूरी एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व होती है, एनर्जी और स्टेबिलिटी। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, मतलब जो पर्टिकुलर एलिमेंट कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, कोई भी कंपाउंड कह लीजिए, वो जितना ज़्यादा स्टेबल है ना, उसकी एनर्जी उतनी कम है। तो असलियत में देखा जाए तो हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। हम लोग भी स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, तो हर बंदा क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो ऐसे ही जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इनका भी सेम फंडा है कि ये भी चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने के लिए ये अलग अलग काम करते हैं कि भाई कभी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, कभी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, कभी शेयर कर लिया। इन सभी तरीकों से ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अपने पास रखना चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी किस चीज़ में है यहाँ पे एलिमेंट्स के पास? अगर आउटर मोस्ट शेल में, ध्यान से सुनिएगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितने हैं वो नहीं, जितने होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, 32, ये है एक तरह की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि अगर करेक्ट इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, करेक्ट इतने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एलिमेंट स्टेबल होगा। और ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में इस तरह से, मतलब कि अगर उसके पास एक ही शेल है तो उसमें 2 होने चाहिए। सेकंड एलिमेंट कौन है? हीलियम। सेकंड कौन है? हीलियम। अब फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। किसके पास है? नियॉन। 10 नंबर किसका है? नियॉन। 2, 8, 8, 18 किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन। तो ये जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वो अब ऐसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये मतलब इस तरीके से आगे तक इतने में हम इन डेप्थ नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है वो ये है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, उन्हें बोलते हैं नोबल गैस। समझ में आती है बात? उन्हें क्या बोलते हैं? नोबल गैस। अब उन्हें नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी, जैसे फर्स्ट जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पास है, स्टेबल। सेकंड में 2, 8 होने चाहिए, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10 नंबर, जिसके पास 10, देखिए 10 एटॉमिक नंबर मतलब 10 प्रोटॉन, और जब तक वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में है उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक फॉर्म का क्या मतलब है कि भाई वो एटम्स की फॉर्म में कैसे है। अगर इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए या इलेक्ट्रॉन दे दिए तो फिर वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं, फिर वो आयोनिक फॉर्म में आ जाता है, आयंस की फॉर्म में आता है ना। इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो एनायन, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो कैटायन। तो जब तक कोई भी एलिमेंट अपनी एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम सीधा एटॉमिक नंबर से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं इसी वजह से। ठीक है जी। अब फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, 2, 8, 8, आर्गन 18। तो ये जो है ना, हर कोई इनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहता है। क्या कार्बन की है ऐसी? नहीं। फर्स्ट में 2 है, सही है जी। सेकंड में 8 है क्या? नहीं। कितने हैं? 4। होने कितने चाहिए? 8। अब इसके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई? या तो ये अपने इन चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे दे कि भाई अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, हीलियम की तरह बिहेव करने लगे। दूसरा तरीका, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2, 8 नियॉन की तरह हो जाए, वो हो सकता है। अब दिक्कत क्या है इन दोनों ही सिनेरियो में? ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही सिनेरियो में ये दिक्कत है बेटा, अगर मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके अंदर 6 प्रोटॉन है इनिशियली और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कुछ एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उस वक्त 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। सही है जी। फिर आपने और एनर्जी दी, 1 और इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 में से पहले 1 गया, फिर 1 और गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितने हैं? 6। आपको मैंने अभी बताया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक तरह से। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में वैसे टोटल 6 थे और टोटल 4 थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए चले गए तो 2 बचे। अब क्या होगा, जब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आएगा तो इस पे 6 प्रोटॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो
वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, वो भी दे दिया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो भाई होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, मतलब कि जो 6 प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को लूज करने में भाई साहब एनर्जी दे दे के तेल निकल जाएगा बंदे का। तो होगा क्या, ये प्रोसेस एक बार को आप धक्के से करा तो दोगे बट फ्रूटफुल नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। वाई, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी ले भी ली तब भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, 4 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्यों 4 पॉजिटिव? क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और आपको पता है प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2, तो 6 में से 2 गए 4, तो 4 पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही अनस्टेबल आयन बनेगा, बेकार, कोई फायदा नहीं करने का। फिर उसने क्या किया, अच्छा यार 4 इलेक्ट्रॉन दे के काम नहीं चलेगा, एक काम करता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए भाई, 6 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया एक और, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, ऑलरेडी 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन के टाइम पे उस पर 1 नेगेटिव चार्ज है, उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, 8 हो गए, ठीक है जी, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, और 6 प्रोटॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन के टाइम पे 2 नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से उसने गेन करने की कोशिश की कि भाई कहीं से आ जाए। क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन को जैसे तैसे धक्का देके कहा कि भाई चलो अंदर बैठो। एक तो वो पहले ही नेगेटिव चार्ज हो चुका है इस पूरे पे, क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव आ चुका है। वाई 2 नेगेटिव? बिकॉज 6 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। आप एक और इलेक्ट्रॉन को डालने की कोशिश कर रहे हो, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जाएंगे ही नहीं। आपने बहुत जान लगा के जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे ना, तो ये जो, अब देखिए एक चीज बताइए, किसी भी एटम में से या आयन में से इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली शेल में से है वो निकलते या फिर मतलब क्यों इजीली और गेन नहीं होते हैं? रीजन, 6 प्रोटॉन है, उसे अब तुमने 2-3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2-3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब 8 या 9 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास। 6 प्रोटॉन को काम दिया हुआ है कि तू 8 या 9 इलेक्ट्रॉनों को रोक के रख। वो कह रहे हैं भाई हम पे नेगेटिव चार्ज है, हम तो एक दूसरे को धक्का देके वापस भागेंगे। वो कह रहे हैं नहीं यार रुक जा भाई, थम जा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, पैसे वैसे लिए काम करना है, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं भाई कुछ भी कर ले, ऑलरेडी इतना नेगेटिव चार्ज हो चुका है, हम नहीं रह सकते इस तरह से, बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। आप कह रहे हो कि एक और इलेक्ट्रॉन दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 4th इलेक्ट्रॉन दीजिए, एकदम नोबल गैस हो जाएगी। कह रहा है भाई साहब नोबल गैस तो हो जाएगी, ये जो 3 ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मेरे पास है ये उसको आने तो दे, इतनी नेगेटिविटी पहले से ये तू कह रहा है एक और को लेके आ, तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे में बेटा वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना दोनों ही कार्बन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हम या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराना चाह रहे हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाह रहे हैं। तो बात आती है यार, तो मतलब ऐसे तो ये कोई कंपाउंड ही नहीं बनाने की तरफ चलेगा। तो फिर कार्बन कहता है कि भाई देखो थमो, क्या करते हैं अपन गेन लूज की चक्कर में क्यों लगे हुए हैं, हम एक काम कर लेते हैं ना, हम शेयरिंग कर लेते हैं भाई बढ़िया से। हम क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। उसने कहा शेयरिंग कर लेते हैं, हाँ जी। तो उसने कहा कि भाई शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग का क्या यहाँ मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो गेन और लूज की वजह से नहीं होगी, वो होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। शायद ये थोड़ा बहुत अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि व्हेन, है ना, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग गेन्ड और लॉस्ट देयर विल बी सम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सही बात है, उस पर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किन्हीं 2 पर्टिकुलर पार्टिकल्स पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज वन इज कैटायन एंड वन इज एनायन, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी,
और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली क्या होता है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों के दोनों जो आयन से एक साथ रहेंगे और जो कंपाउंड बनाएंगे, दैट कंपाउंड विल बी आयोनिक कंपाउंड। और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा, दैट बॉन्ड विल बी आयोनिक बॉन्ड। ऑल्दो आयोनिक बॉन्ड होता कुछ नहीं है, असलियत में आयोनिक बॉन्ड इज जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पे जो बॉन्ड बनेगा, विच इज नॉट बिकॉज ऑफ गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच दिस बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहता है भाई ना मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा ना लूज करूंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूंगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूंगा बेटा, शेयर करूंगा। तो उसने कहा अच्छा यार बता कैसे शेयर करेगा। वो कहता है देख भाई, मेरी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सही है, मुझे ना तो इलेक्ट्रॉन दो मेरे से कंप्लीटली, ना मुझे इलेक्ट्रॉन लो। क्या करो, कोई ऐसे कोई भी एटम्स ले आइए, कोई भी ऐसे एटम ले आइए, चाहे वो मोनोवेलेंट हो। मोनोवेलेंट एटम्स का मतलब होगा बेटा जिनकी वैलेंसी 1 है या फिर जिन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल चाहे हाइड्रोजन ले आओ, 4 हाइड्रोजन, मोनोवेलेंट मतलब एक, ठीक है जी, 4 हाइड्रोजन ले आओ, ठीक है जी, कोई भी ले आओ, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही, कोई आप क्लोरीन ले आइए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अरे यार तो अब जो है ये जो डॉट्स है ना, डॉट से स्टार्ट, ये इनके अलग अलग के इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी 1 है, एक ही है, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 2। तो ये क्या कहेगा कार्बन, देख इसे चाहिए 2, हैं कितने इसके पास 1। एक काम करते हैं, मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बीच में रख देते हैं, ये मेरे इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर लेगा, मैं इसके को भी कर लूंगा। तो इससे क्या फायदा होगा, शेयरिंग हो गई, तेरा भी काम हो गया मेरा भी काम हो गया। मान लो, बहुत एक छोटी सी कहानी समझो, मान लो अब ऐसा हुआ कि आप बैडमिंटन खेलने गए, ठीक है ना, कोई 2 दोस्त हैं राम और श्याम, बढ़िया वो बैडमिंटन खेलने जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक का बेचारे का बैडमिंटन गायब हो गया, किसी वजह से कहीं गिर गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। तो भाई साहब राम के पास 2 बैडमिंटन थे, श्याम के पास अपने लिए 1 था, लेकिन वो उसका चोरी हो गया किसी वजह से। तो राम ने क्या कहा, भाई एक काम करते हैं, बैडमिंटन मैं ले आता हूँ दोनों के दोनों, तू शटल ले आ। उसने कहा ठीक है भाई। तो राम लेके गया अपने दोनों के दोनों बैडमिंटन, श्याम लेके आया अपनी शटल, दोनों के दोनों खेले और दोनों के दोनों मजे में। अब घर जाते वक्त राम अपने ले गया दोनों के दोनों क्या कहते हैं बैडमिंटन, और वो अपने क्या ले गया, शटल ले गया, दोनों का अपना काम हो गया, खेल भी लिए, बढ़िया काम खत्म। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कह रहा है कि अगर देखो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने की कोशिश करता, इसे नहीं मिल रहा था इतना इजीली। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर बात की कि भाई देखो सुनो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तू मेरा, मैं अपना रखता हूँ, तू अपना रख, तू मेरा शेयर कर ले और अपना भी यूज करता रहे। तेरे पास 2, तेरी ऑक्टेट नहीं, जो फर्स्ट होते हैं उनके में ऑक्टेट नहीं, उनके में डुप्लेट वर्ड यूज किया था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तेरी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। तो वो कह रहा, और इसमें कार्बन के 4 अपने थे, 1 इसका ये हो गया तो 5 हो गए। तो इसलिए उसने क्या किया, देखो हाइड्रोजन तो 1 ही शेयर कर सकता था, 1 उसने कार्बन के साथ किया, बात खत्म। लेकिन यही काम कार्बन 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ करेगा, कहेगा ले भाई तू ये वाला यूज शेयर कर ले भाई तू ये वाला कर ले भाई तू ये वाला कर ले, और मैं तुम चारों के 1-1 कर लेता हूं, मैं तुम चारों के 1-1 इलेक्ट्रॉन कर लेता हूं, 4 मेरे अपने, 4 तुमसे 1-1 करके मेरी ऑक्टेट कंप्लीट, तुम्हारी डुप्लेट कंप्लीट, दोनों मजे में। हुआ क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, नहीं, यहाँ पे हुआ बेटा शेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। और जब शेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड की वजह से, मतलब इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की वजह से, कि इधर से भी 1 इधर से भी 1 या इधर से भी 2 इधर से भी 2 इधर से भी 3 इधर से भी 3, ऐसा कुछ भी होके जो बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और एग्जांपल जो था इसका दूसरा, क्लोरीन वाला भी लेते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन को भी
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 4 के 4 एक ही इसके साथ कर लिया ना, ये क्लोरीन कहेगा भाई मैं तेरा एक शेयर कर रहा हूँ, तू मेरा एक शेयर कर ली, एक से ज़्यादा नहीं, एक एक किया। इधर से इस वाले ने भी एक एक किया, इस वाले ने भी एक किया, इस वाले ने भी एक किया, चारों क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट। और इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से, एक इससे, एक इससे और एक इससे, इसने भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। दोनों ही सिनेरियो में क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन की अपनी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन की अपनी ऑक्टेट कंप्लीट। बॉन्ड बन गया कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। कंपाउंड बन गया जिसमें सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है और एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। और इस बॉन्डिंग को दिखाता है हमारा कौन, कार्बन। इसको कौन दिखाता है बेटा, हमारा कार्बन। गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन, दैट्स व्हाई ही चोजेस कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग बनती है। समझ में आती है बात बेटा, सही है। तो ये है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखो काफी सारे, जैसे ये जो नहीं कार्बन ही दिखाए, कोई भी दिखा सकता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम अकेला नहीं मिलता है, अकेला एटम हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहेगा भाई मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मुझे, मैं तो नहीं रह रहा ऐसे, मेरे को तो दिक्कत है भाई, मैं तो अनस्टेबल हूँ। तो क्या होगा, एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा, कहेगा ले भाई एक काम कर, तू मेरा इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और यूज कर ले और मैं भी तेरा कर लेता हूँ। दोनों के दोनों भाई मिल बांट के काम चला लेते हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन के हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर बॉन्ड बनता है तो उसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, उसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरीके से हो जाता है, दोनों ने एक एक किया। अगर इसी की जगह पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन की में भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्या किसी की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। इसने कहा ले भाई ये मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए, ये कहता है ले भाई ये मैंने भी यहाँ रख दिए बीच में, तू मेरे यूज़ कर ले, मैं तेरे यूज़ कर लूँ, मेरे 6, 2 तेरे यूज़ किए 8, इसके 6, 2 इसके यूज़ किए 8, दोनों ने 2-2 शेयर किए तो इसलिए डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 3-3, CH4 चारों के चारों सिंगल सिंगल। और एक चीज़ और याद रखना, 2 एटम्स के बीच में, इस बात को खास ध्यान रखना, 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बन सकते। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तक ही बन सकता है। 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बनते हैं। ऑल्दो इसका जो रीज़न है वो ऑर्बिटल्स से आता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं ऐसे आपको याद करा सकता हूँ कि ये समझ लो बेटा, हमारे पास 3D में 3 एक्सिस होते हैं, सही बात है। अब 3 एक्सिस है तो 3 तरफ से आके चीज़ जुड़ सकती है, इससे ज़्यादा जुड़ ही नहीं सकती। तो ये याद रख लेना सीधा सीधा कि 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। इसका प्रॉपर लॉजिक भी है वैसे तो ऑर्बिटल्स के बेसिस पे, बट वो 11th क्लास में ही समझ में आएगा। अभी ना ऑर्बिटल्स के हमें शेप पता है ना कुछ, तो टेंशन लेने का या परेशान होने का फ़ायदा नहीं। याद रखना बस कि 2 एटम्स के बीच में, 2 कॉमन एटम्स, मतलब एक एटम और दूसरा एटम दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, 3 से ज़्यादा। रीज़न बिंग क्योंकि 3 से ज़्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते। शेयरिंग होती है एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप की, उसमें 3 से ज़्यादा भी चाहे कर लेगा, लेकिन मतलब जो कॉमन शेयरिंग है ना कि 3 इसने दिए, 3 इसने दिए, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, 1 इसने दिया, 1 इसने दिया, उसमें 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सही है। कोई चीज़ लिखनी हो, कोई आपको ये स्ट्रक्चर बनाने हो तो आप बना सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यही जो सबके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं कि इसके इतने इलेक्ट्रॉन, इसके इतने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इसलिए याद होने चाहिए। फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। आपका नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, मैं वो भी अभी आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर एक बार जो आना है पहले, मतलब जो ये चैप्टर पहले इसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए कम से कम, हालांकि ये चीज़ 9th क्लास में होती है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, ये सब तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो हमने एक तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन्स को दिखा के जो ये बॉन्डिंग बनाई, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बोल देते हैं। तो कई बार लुईस की जगह पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बोल देते हैं। असल में लुईस जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉट स्ट्रक्चर्स बताए थे, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ दिस, या फिर डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। तो सीधा सीधा क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जैसे शेयरिंग होगी वो सिर्फ दिखा देना है, दैट इज डॉट स्ट्रक्चर। और डॉट स्ट्रक्चर स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे पूछे जाने के चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं।
ठीक है, तो आप एक बार को देख लीजिए, आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या कि भाई किस तरीके से कार्बन बॉन्डिंग दिखाता है। अब ये तो हो गई बॉन्डिंग की बात। अब एक दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कई बार कि भाई जैसे मैंने पहली जो बात बोली थी कि वाई कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट, कि भाई कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाता है। हालांकि ये मैं पूरा का पूरा अच्छे से आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बट एक चीज बताता हूँ, ऑलमोस्ट जैसे हमारे पास जो है ना दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो एटलीस्ट होंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है ना आपका कार्बोनेटेड कंपाउंड, ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, सही है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड है जिनमें एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, उसके अलावा कुछ है तो बढ़िया, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। तो मतलब एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन गैस, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज मिसिंग। CO2 गैस, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो इनऑर्गेनिक। C2H6 इथेन हमारा ऑर्गेनिक। C2H5OH इथेनॉल, एल्कोहल होता है एक तरीके का, जो ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है, दैट इज इथेनॉल, सही है ना बेटा। तो ऑर्गेनिक, वाई? बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन है, अब उसके साथ ऑक्सीजन है, बढ़िया है तो है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एटलीस्ट है तो ऑर्गेनिक, अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है इनऑर्गेनिक, सही है। तो ये हमने सारा का सारा यहाँ पे जो ये हमारा ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जो आपकी बेसिकली 11th-12th में काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में आएगी। वहाँ पे आपके इसके 6 या 7 चैप्टर हैं आपके, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 2 11th में आते हैं, 5 12th में आते हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे तो 1/3 पार्ट जो है आपको ऑर्गेनिक का ही पढ़ना है, ठीक है। तो रीज़न ये आता है कि वाई मतलब इतने ज़्यादा कंपाउंड्स, मतलब ऐसा क्या है कि कार्बन के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत है? बेटा कार्बन की ना कुछ खासियत है, कार्बन की ये खासियत है कि कार्बन ना बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो फिर भी सिंथेसाइज करके जैसे भी करके वो फिर भी एक लिमिटेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई लिमिट नहीं है, कार्बन से कार्बन बहुत ईजिली जुड़ता है ना। एक बंदे से दूसरे ने हाथ पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, 4th 5th ऐसी चेन बनती चली जाती है ना, कितनी भी लंबी चेन बना सकते हो, है ना भाई। कोई कश्मीर में खड़ा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बंदों ने चेन बनाई और बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए, कितनी बड़ी बना लो, कोई अंत तो नहीं है। ऐसे ही कार्बन की भी खासियत है, जिसे हम वैसे बोलते हैं कैटिनेशन बोला जाता है। कैटिनेशन बेसिकली मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई कार्बन इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है, और जितने भी कंपाउंड जनरली मिलते हैं उनमें ऑलमोस्ट कार्बन काफ़ी ज़्यादा में रहता है। जो डेली लाइफ, जो लिविंग थिंग्स हैं, इनों में कार्बन रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के इतने थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है, बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, इस वजह से कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम जो इसकी जो एक खास बात है, इसके वर्सेटाइल नेचर, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पे जान लें। कार्बन के एलोट्रॉप। अब बात ये आती है एलोट्रॉप क्या होते हैं भाई। तो देखिए बेटा, एलोट्रॉप जो वर्ड है ना, एलोट्रॉप का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, जरूरी नहीं है कार्बन, कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ही एलिमेंट उसी के ही प्योर एटम्स से मिक्स होके, एक ही एलिमेंट उसी के ही प्योर एटम्स आपस में इस तरीके से लिंक होते हैं कि वो डिफरेंट कंपाउंड बना लें। फॉर एग्जांपल जो कार्बन है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ग्रेफाइट, सही है ना। कार्बन पे यहाँ पे आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इस वक्त जो मेरी स्क्रीन पे है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ग्रेफाइट में प्योर कार्बन है। ग्रेफाइट का एग्जांपल बताऊँ, जो हम पेंसिल से लिखते हैं ना, जो पेंसिल होती है, पेन नहीं, जो पेंसिल होती है, वो जो ब्लैक, जिसे हम लेड बोल देते हैं नॉर्मल से में, कि भाई हाँ मेरी जो वैसी वाली वो नहीं आती थी, वो टुक 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 टुक, वो ऐसी वाली जो होती थी, उसमें वो कि भाई मेरी लेड खत्म हो गई, लेड दे देते, वो लेड नहीं है, वो ग्रेफाइट होता है बेसिकली, उसे नाम ले देते हैं हम इस तरीके से। तो वो जो है ना, वो प्योर कार्बन है। डायमंड प्योर कार्बन। अब आप सोचो, ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन और डायमंड भी प्योर कार्बन, तो ऐसा क्या है? मतलब भाई मैं फिर तो ग्रेफाइट की बनवा लेता हूँ यार, अगर दोनों का सेम ही एलिमेंट है। एलिमेंट तो सेम है, बट जिस तरह से एटम एक दूसरे के साथ अटैच है, दैट इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई
दीज थिंग्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स। एक ही एलिमेंट अपने एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऐसे में जो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस बन के निकलता है वो एक दूसरे के एलोट्रॉप होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई एक जैसे असलियत में एक बात आपको पता होगी, जो हमारा डायमंड मिलता है ये कहाँ से, मतलब बेसिकली जो हमारा जो नेचुरल डायमंड है वो कहाँ से मिलते हैं, कोल माइंस से। बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कोल ही डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। आजकल तो इसलिए नकली डायमंड भी बनने लगे हैं, है ना। वो चौकसी साहब बेच के चले गए थे नकली डायमंड, क्या थे वो, ऐसे ही थे, बनाए हुए थे वो। तो बात ये है ना, चौकसी भी और मोदी जी भी, नीरव मोदी टू बी वेरी प्रिसाइज। तो क्या है कि क्या हुआ यहाँ पे कि भाई जो ये डायमंड है या ग्रेफाइट है, दोनों प्योर कार्बन है, बट स्टिल दे आर शोइंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अटैचमेंट या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है एलोट्रॉप। तो इसमें हमारा पहला एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, जो हमारी वो पेंसिल की लेड है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप ये जो पिंक वाले दिख रहे हैं ना, ये जो पिंक दिख रहे हैं, ये जो है ये कार्बन के एटम्स है। ये क्या है, कार्बन के एटम्स। अब इसको जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट में ये इस तरीके से लगे होते हैं। अब देखिए, एक कोई भी कार्बन को उठाइए, वो इस तरह से 3 के साथ अटैच है। कार्बन तो 4 के साथ होना चाहिए, बिल्कुल वो होता 4 के साथ ही है, इसमें इन्होंने प्रॉपर दिखाया नहीं है उसमें। लेकिन ये होता है कि डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, कुछ ऐसा सा सिस्टम बन के रहता है। और ये एक लेयर है, इसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, 4th 5th 6th 7th, है ना। अब अगर आपने देखा होगा पेंसिल कोई 2D की शीट तो होती नहीं है, उसकी लेड शीट थोड़ी ना होती है, वो तो पूरी ऐसे लेंथ ब्रेथ हाइट उसमें तीनों की तीनों होती है। तो होता क्या है, ग्रेफाइट की एक लेयर के नीचे दूसरी, फिर तीसरी, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड सो ऑन, बिलियंस ऑफ लेयर्स इस तरह से लगी होती हैं। और जब आप उसे ऐसे हाथ से ये करोगे तो आपके हाथ पे वो ब्लैक ब्लैक वो आ जाती है। तो वो असलियत में क्या है, एक लेयर हट गई, दूसरी लेयर हट गई, तीसरी लेयर हट गई। तो ये बहुत ईजिली एक दूसरे से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, एक लेयर और दूसरी लेयर के, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इनकी जो लेंथ है दैट इज 0.14 नैनोमीटर। इतनी बॉन्ड, इतनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे कितनी दिख रही है, 0.34, इससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो असलियत में इसी वजह से एक लेयर का दूसरी के साथ ना कोई बॉन्ड नहीं होता, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, और जैसे ही उसका यूज होता है वो फिसल के हट जाती है, बहुत इजीली स्लिप ऑन। इसीलिए जो ये है, ये जो है कार्बन का एक और जो एलोट्रॉप है फुलरीन्स, वो असलियत में इसीलिए लुब्रिकेंट्स के भी काम आता है, लुब्रिकेशन के काम में आता है। तो ये जो एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स में प्योर कार्बन ही है सारे के सारे, बट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ग्रेफाइट बन गया, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 4th 5th 6th। और एक चीज़ और बताता हूँ खास बात, इसमें ये जो मैं बता रहा था ना कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसमें ना ऐसे समझिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर ऐसा सा सिस्टम बन रहा है ना, तो इसमें होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होता है ना, ये डबल यहाँ से यहाँ कूद के जा सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से पूरे में। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सकती है, और इसी वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन या हीट का कंडक्शन किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ समथिंग, एंड दैट समथिंग कुड बी आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो मेटल के वायर्स होते हैं हमेशा मेटल्स के क्यों होते हैं, बिकॉज मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर आपने पढ़ा है, मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। इस वजह से उनके जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो वो लूज किए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, वो इनके इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो ये भी बनाते हैं, ये जो है ना, ये जो मतलब एक तरीके से जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनसे बॉन्डिंग हो रखी है प्रॉपर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। वो जो ये जो डबल सिंगल वाला सिस्टम है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। एक चीज बताता हूँ, कभी भी दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अगर कभी दो एटम्स के बीच में दो डबल बॉन्ड बनता है ना, तो पहला बॉन्ड हमेशा होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होगा हमेशा पाई। पहला सिग्मा दूसरा पाई।
तो इन केस ऑफ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी बता देता हूँ, इस वाले सिनेरियो में डबल सिंगल, इस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की खासियत होती है कि उसमें पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड मतलब कि पाई बॉन्ड में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आती है बात। और इसी वजह से जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी, जिसमें कि देखिए ये जो है, ये है हमारे डायमंड का स्ट्रक्चर। किसका? डायमंड का। यहां पे देखिए कोई भी एक एटम उठाइए, ये वाला जैसे ये है, ये देखिए एक ऊपर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ट्राइपॉड की तरह खड़ा है, ट्राइपॉड की तरह। ये देखिए 3 इसकी है, और ये बेटा एक ही प्लेन में नहीं होते, ये 3D में होते हैं। एक ऐसे है ना, एक मान लीजिए एक ये एक कार्बन ये है, एक ऊपर है, तो 3 जो होंगे ना, बाकी एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, जैसे 3D वो ट्राइपॉड की 3 टांगे होती हैं, उस तरह से खड़ा होता है। उस तरह से ये सब एटम्स इससे अटैच्ड है। इसके साथ ये 3, अब इसके साथ फर्दर आगे देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, पीछे वाले के साथ पीछे ऐसे ऐसे, तो ये सारे के सारे ना ऐसी 3D जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेता है, 3D जॉइंट स्ट्रक्चर, और चारों के चारों बॉन्ड बने होते हैं, इसलिए इसके एटम्स बिल्कुल ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते। टोटली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टोटली बैड, बिल्कुल कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर जा नहीं सकती। और सारे के सारे एटम्स इस तरीके से फिक्स होते हैं कि ये दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है ना, ग्लास कटिंग में भी काम आता है, और वैसे भी जो एक तरीके से नेचुरल जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वो यही है। वाई? क्योंकि इसके एटम्स बिल्कुल फिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाते। मेल्टिंग पॉइंट भी 4000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मेल्ट करना ही बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ जस्ट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम्स, दिस सेम कार्बन ग्रेफाइट में भी सेम था, डायमंड में भी सेम है, और दोनों इतना डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और तीसरा एलोट्रॉप है हमारे कार्बन का फुलरीन, इसे बक्की बॉल भी बोलते हैं, फुलरीन्स बक्की बॉल। असलियत में फुटबॉल देखी है, फुटबॉल सबने देखी होती है, तो फुटबॉल में अब ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए 5 का, ठीक है ना, पेंटागन ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए 6 का। असलियत में ऐसी 5 6 5 6 5 ऐसे पूरी फुटबॉल बनी होती है। ये जितने भी गोल, ये जो है ना, ये जो है सर्कल स्फेयर जो दिख रहे हैं आपको एक तरीके के, दीज आर कार्बन एटम्स, दीज आर कार्बन एटम्स, एंड दीज एटम्स आर अटैच टू ईच अदर। जैसे फुटबॉल में वो जो जहाँ से वो सिलाई सी होती है, वो जो दिखता है वही है ये एक तरीके से। अब ये जो है, इसी को ये जो ऐसे स्फेरिकल से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो के, तो ये जो बनता है इसे बोलते हैं फुलरीन्स। इनका लुब्रिकेशन में इनका ही काम आता है, यही है वो। असलियत में देखो एक चीज वो आता है ना, एक ऐड आता है, वैसे उसमें वो फुलरीन नहीं दिखा रहे हैं, वैसे ही बता रहा हूँ कि जिसमें वो दिखाते हैं कैस्ट्रोल का ऐड होता है, वो ऐसे इंजन को ऊपर नीचे करके दिखा रहे होते हैं, और उसमें वो कुछ वो गोल से ऐसे कुछ भाग के दिखा रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छा लुब्रिकेशन सिस्टम है। वो असलियत में काइंड ऑफ फुलरीन दिखाने की ही कोशिश है कुछ उनकी। तो यहाँ पे ये जो है ना, देखिए बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है। ये इनकी जो सबसे फेमस फुलरीन है दैट इज C60, ये NCERT में यही वाली गिवन है। होती बहुत सारी है, C350, 300, 360 और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ना C60 ये बहुत फेमस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अंदर इस तरह के पेंटागन और हेक्सागन के स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है जी। और ये स्फेरिकल टाइप का जो इसी तरीके से जो कार्बन का एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो ये जो एलोट्रॉप बनेंगे इनको बोलते हैं फुलरीन्स, ऑल्सो बक्की बॉल। सही है बेटा। तो ये है एलोट्रॉप्स। कार्बन की बॉन्डिंग मैंने आपको बता दी, वाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट ये भी काफ़ी हद तक बता दिया है, ऑल्दो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी को। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अच्छे समझिए, कोई डाउट है डाउट पूछिए, और बढ़िया से पढ़िए, अच्छे नंबर लीजिए। अच्छा सिर्फ नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सीखने की तरफ चलिए अच्छे से। और कोई डाउट है तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। हम नेक्सस क्लासेस पे यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, ठीक है जी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। काफ़ी लंबा लेक्चर शायद हो गया है, और नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। अगर इतना लेक्चर आपने देख लिया है तो शायद आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।